तो बच्चों सबसे पहले बोलना चाहूँगा, मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। इसी बात से हम स्टार्ट करना चाहेंगे चैप्टर नंबर 1, अध्याय 1 केमिस्ट्री का, जिसका नाम है रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अच्छा, इसमें जब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में, कल हमने बात करी थी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो कोई भी अभिक्रिया जिसमें कैसा परिवर्तन हो, रासायनिक परिवर्तन हो, जैसे या तो उसमें रंग में परिवर्तन हो, उसमें क्या परिवर्तन हो, रंग में परिवर्तन हो, या अवस्था में परिवर्तन हो, वो क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण। देखो कल हम बात कर चुके थे कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। अच्छा आइए देख लेते हैं एक बार फिर से, कोई बड़ी बात नहीं है। अवस्था में परिवर्तन, सबसे पहला रासायनिक अभिक्रिया हमें कैसे पता चलेगा, सबसे पहली चीज, अगर वहां क्या आए, अवस्था में परिवर्तन आए। किस चीज में परिवर्तन आए, अवस्था में परिवर्तन आए, तो वो वहां पे क्या हुआ है, रासायनिक समीकरण हुआ है। क्या हुआ है वहां पे, और रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्या हुई है वहां पे, रासायनिक अभिक्रिया। या रंग में परिवर्तन आए तो मतलब वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। अच्छा तीसरी बात, वहां पे गैस का निकास या उत्सर्जन हो, मतलब वहां से गैस निकले तो हमें पता चल जाएगा कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। तापमान में परिवर्तन, किसमें परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, या तो वहां थोड़ा गर्म हो गया वो चीज या फिर थोड़ा ठंडा हो गया, तो वहां पे भी हमें क्या पता चलता है कि वहां पे रासायनिक समीकरण हुआ और रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। बार बार रासायनिक समीकरण निकल रहा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया, उसका मतलब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन। क्या हुआ है वहां पे, केमिकल रिएक्शन हुआ। अच्छा इसके बाद हमने बात करी थी रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण एक तरह से सूत्र है। क्या ये सूत्र है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को एक तरह से हम कहते हैं ना, साइंस की भाषा में कैसे बताऊंगा मैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, तो वो कौन, उस अभिक्रिया उस सूत्र को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। मेरी बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत, कोई बड़ी बात। अच्छा देखो रासायनिक समीकरण मैंने बताया था लिखने के तरीके, जैसे मैग्नीशियम किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। तो मैग्नीशियम जब किसके साथ अभिक्रिया किया, ऑक्सीजन के साथ, तो मैं इसको कैसे लिखता हूं, Mg+O2 gives MgO। क्या दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है। क्या दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा इस डॉट का कोई मतलब नहीं है, गलती से हो गया, ध्यान दो। अच्छा तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो हमें क्या दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है। क्या दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये वैसे तो मैंने बोल दिया कि भाई मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया, पर मैं साइंस की भाषा में कैसे बोलूंगा, साइंस की भाषा में मैग्नीशियम की एक पहचान होती है, ऑक्सीजन की अपनी एक पहचान है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की भी अपनी एक पहचान है। तो इसी को लिखना साइंस की भाषा में क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। मतलब ये एक ऐसा सूत्र है जिसमें आप बताते हो कि कोई अभिक्रिया कैसे हुई है, उसका तत्व का क्या लिखते हो आप, सिंबल लिखते हो। क्या लिखते हो, सिंबल का मतलब चिन्ह। क्या लिखते हो, चिन्ह लिखते हो। इसके बाद बात आती है संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण को बात समझे तो हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, पानी लिया कितना, 800 ग्राम। कितना लिया, 800 ग्राम। चीनी लिया कितना, 200 ग्राम। टोटल सॉल्यूशन में कितना आना चाहिए हमारे पास, टोटल सॉल्यूशन कितना बनना चाहिए, 1000 ग्राम। पर ऐसा नहीं हुआ, हमने क्या कहते हैं, हमने जब रासायनिक समीकरण उसको हमने रसायन भाषा में लिखना स्टार्ट किया, मतलब साइंस की भाषा में लिखना स्टार्ट किया, तो मैंने देखा, मैंने 800 ग्राम पानी लिया है, 200 ग्राम चीनी लिया है, पर मेरे पास सॉल्यूशन कितना आ गया, 600 ग्राम। कितना आ गया, 600 ग्राम। मतलब कुछ गलती हुई है क्या, बिल्कुल। आपने उसको क्या नहीं किया, संतुलित नहीं किया। क्या नहीं किया, संतुलित नहीं किया। आपको क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा, मतलब उसको और घोरो। क्या करो, और घोरो। उसको जितना घोरते जाओगे वो क्या होता जाएगा, संतुलित हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन उतना मिलता जाएगा। आ रही है बात समझ, ये तो डेली एग्जांपल है बाबू, वैसे समझ लो। जैसे यहां पे देख रहे हैं हम, ये क्या है, Fe किसके साथ अभिक्रिया किया, H2O के साथ। किसके साथ, H2O का मतलब पानी। और क्या बना रहा है, Fe3O4। क्या बना रहा है, Fe3O4। और क्या दे रहा है, H2 दे रहा है। क्या दे रहा है, H2। जब मैंने ध्यान से देखा तो मैंने दोनों तरफ जब देखना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि Fe इस तरफ तो 1 है, पर इस तरफ कितना है, 3 है। हाइड्रोजन इधर कितना है, 2, इधर कितना है, इधर भी 2। ऑक्सीजन इधर 1, पर इधर कितना, 4। कितना है, 4। गड़बड़ है क्या, बिल्कुल गड़बड़ बात हो गई भाई। क्यों, मान ले मैंने 2 किलो लोहा पानी में डाला और मुझे मिला कितना, क्या कहते हैं, 1.5 किलो क्या कहते हैं, लोहे का ऑक्साइड मिला, तो मेरे को दिक्कत हो गई क्या, बिल्कुल दिक्कत हो गई। मुझे चाहिए तो
बराबर। तो मैंने इस चीज को बराबर करने के लिए क्या किया, इसका संतुलन करना स्टार्ट किया। क्या करना स्टार्ट किया, संतुलन। तो संतुलन करना जब मैंने स्टार्ट किया तो इस चीज को इस तरह से समझो, देखो इसका उदाहरण लेके चलते हैं, इसका उदाहरण लेके चलते हैं। Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O gives Fe3O4 प्लस H2। दिख रहा है, कोई दिक्कत, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, ज़्यादा बोल लोगे, ठीक है। अच्छा आगे हम बात करते हैं। इधर मैंने देखा दो साइड बनाओ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे आयरन को देखो, सब चीज लिखो। H से मतलब हाइड्रोजन, O से मतलब ऑक्सीजन। अच्छा आयरन कितना, एक, इस तरफ कितना, हाइड्रोजन कितना, दो, ऑक्सीजन कितना। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब उल्टे हाथ पे, किधर देख रहे हैं आप, अभी उल्टे हाथ पे। और राइट हैंड साइड का मतलब सीधे हाथ पे। सीधे हाथ पे जब मैं चीजें देखने गया तो मुझे आयरन Fe कितना मिला, 3। अच्छा ऑक्सीजन कितना मिला, 4। और हाइड्रोजन कितना मिला, 2। गड़बड़ बात है क्या, बिल्कुल गड़बड़ बात है। तो मैंने बोला इस बात को सही करते हैं। इस बात को सही करने के लिए मैंने स्टार्ट किया, क्या करना, बैलेंस करना। क्या करना स्टार्ट किया, बैलेंस करना क्या स्टार्ट किया। तो बैलेंस करने जब मैं गया इस चीज को, तो देखो कैसे हो रहा है, समझो बात को। कह रहा है इधर आयरन 1, इधर कितना, 3। इधर आयरन 1 है, इधर 3 है। तो मैं पहले आयरन को बैलेंस कर सकता हूं। स्टेप फर्स्ट, पहला स्टेप, पहला चरण, स्टेप फर्स्ट में इसको मैंने गुना कर दिया, आयरन को 3Fe कर दिया। कितना Fe कर दिया, 3Fe। तो मेरा आयरन क्या हो गया, बैलेंस हो गया क्या, बिल्कुल। आयरन इधर भी 3, उधर भी 3, आयरन इधर भी 3, उधर भी 3। जो तुम्हें शॉर्टकट, जो तुम्हें सबसे आसान दिखे उसको सबसे पहले बैलेंस कर लो। जो चीज थोड़ा सा दिख रहा है, हाँ इधर भी आयरन 3 है, इधर एक ही था आयरन, तो मैंने क्या कर दिया, 3 एकम 3 बराबर। अच्छा हाइड्रोजन कितना, इधर 2, हाइड्रोजन इधर भी 2, पर ऑक्सीजन कितना है भाई, इधर कितना है ऑक्सीजन, 1, इधर ऑक्सीजन कितना है, 4। दिक्कत हो गई क्या, बिल्कुल। तो मैंने स्टेप 2 में क्या किया, दूसरे कदम में ध्यान दो, मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, अगर ये 4 है, ओ इधर 1 है, तो इसको 4 बनाने के लिए मैं कितने से गुना करूंगा, ये हो गया 3Fe प्लस 4 से गुना कर दूं तो मेरा काम हो गया। कोई दिक्कत, कोई बड़ी बात। अच्छा मेरा ये तो बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन में कितना हो गया, 4। हाइड्रोजन कितना है, 4 दूनी 8, हाइड्रोजन 8 हो गया क्या, पर इधर तो 2 है। अच्छा इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। 2 है तो इसको 4 से गुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 से गुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 8। कोई बड़ी बात, हाँ ना बोलो भाई, समझ आ रही है बात, समझ आ रही है बात मेरी, बोलो। 4H2। अब तुम ध्यान से देखो, अब तुम इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बनाओ, समझो बात को। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब मैं बनाऊंगा तो यहां ध्यान देने वाली बात है कि लेफ्ट हैंड साइड बनाने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दोनों जगह बातें करते हैं, क्या बराबर हो गया, ध्यान से देखो। इधर आयरन, इधर हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन। अच्छा आयरन कितना, 3, इधर भी 3, उधर भी 3। इधर हाइड्रोजन कितना, 8, इधर कितना, 8। कोई गलत बात है क्या। अच्छा ऑक्सीजन बोल, ऑक्सीजन इधर भी 4, बैलेंस। देखो अब दोनों तरफ बैलेंस हो गया। आ रही है बात समझ। अब स्क्रीनशॉट लेके रख लो इस वाले पेज का, मैं हट जाता हूं थोड़ा सा, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, समझो बात को। देखो कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप काम किया है। आ रही है बात समझ, कोई दिक्कत, चलो अच्छा ठीक है। आ जाते हैं फिर से वापस आते हैं किस पे, अपने पेज पे। हाँ तो यहां तक बैलेंस की बात हो चुकी थी। बैलेंस कैसे, किसी भी रिएक्शन को हम बैलेंस कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, क्योंकि उस पर क्या होता है, क्योंकि उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बनी होती, बनी होती है। कोई दिक्कत, उस पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बनी है ना बाबू, उसी को हटाने के लिए हम मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, साफ करते हैं। कोई बड़ी बात, समझ आ रही है बात, बोलो हाँ ना बोलो। भाई मैग्नीशियम को जब आपको टीचर देगा ना मैग्नीशियम का रिबन, तो आपको पहले बोलेगा उसको सैंड पेपर से साफ करो। क्यों बोलेगा, क्योंकि उस पर क्या बना हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बनी हुई है। क्या बनी हुई है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की
परत। बोल भाई, कोई बड़ी बात आ रही है, बात समझ? अच्छा, कोई दिक्कत? दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, कह रहा है कि वायु और निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण बनाइए। हाइड्रोजन और क्लोरीन किसके साथ और अभिक्रिया करके क्या दे रहे हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड। अच्छा, बात कर लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन क्या होता है, याद रखना, अगर हाइड्रोजन बोल रहा है तो H2 और क्लोरीन बोल रहा है तो Cl2, वो हमेशा किस रूप में? अणु के रूप में होंगे। किस रूप में होंगे? अणु के रूप में। या तो वो 2 होंगे, या तो 4 होंगे, या तो 3। इससे मतलब ऐसा नहीं हो सकता वो अकेला है H ही रहेगा। हाइड्रोजन का मतलब H नहीं है बाबू, और क्लोरीन का मतलब Cl नहीं है। वहां पे H2 वो बोल रहा है, और क्लोरीन का मतलब Cl2, और वो क्या दे रहे हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला हमें पता है HCl। कैसे बना? इधर देखो, हाइड्रोजन का कितना होता है संयोजकता? 1। क्लोरीन का संयोजकता -1। ये गया इस पे, ये गया इस पे। हाइड्रोजन भी 1 और क्लोरीन भी 1, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना। क्या बना? हाइड्रोजन क्लोराइड। छाप लो इसको फटाफट। दूसरा देखो, अगला देखो, कह रहा है बेरियम क्लोराइड। क्या है? बेरियम क्लोराइड किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? बेरियम क्लोराइड कर रहा है किसके साथ? एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। वो बेरियम क्लोराइड, बेरियम का फॉर्मूला Ba। क्लोराइड का मतलब, क्लोराइड का मतलब बोलोगे भाई, क्लोराइड का मतलब Cl। क्लोराइड का मतलब Cl2। कैसे बना BaCl2? देखिए, बेरियम पर कितना? +2। क्लोरीन पर कितना चार्ज? -1। क्लोरीन पर कितना चार्ज? -1। कितना चार्ज है? -1। अभी थोड़ा दिक्कत है बाबू, चलाया नहीं है, थोड़े दिनों बाद यूज टू हो जाऊंगा। तो यहाँ पे कितना आएगा? -1। अच्छा, ये गया इसके पास, ये गया इसके पास, तो क्या फॉर्म हुआ? BaCl2। ये 2 गया क्लोरीन के नीचे, और ये 1 आया किसके नीचे? बेरियम के नीचे। प्लस माइनस का कोई यहाँ पे काम नहीं है, बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हें याद रहे कि इसका +2 चार्ज होता है, इसका -1 चार्ज होता है। तो बेरियम क्लोराइड बना। क्या बना? बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या बन रहा है? एल्यूमिनियम सल्फेट। और एल्यूमिनियम के सल्फेट का फॉर्मूला Al2SO4 3। Al2SO4 3। और हमें क्या दे रहा है? बेरियम सल्फेट दे रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। बेरियम सल्फेट का मतलब BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या दे रहा है? एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl2। कोई दिक्कत? छापो, इस रिएक्शन को भी छाप लो। अच्छा, अगला रिएक्शन, अगला बोल रहा है सोडियम किसके साथ? जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। जल का मतलब H2O। सोडियम, सोडियम समझो, सोडियम का मतलब Na प्लस H2O। क्या दे रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है। क्या देगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब H2, हाइड्रोजन का मतलब H2। कोई बड़ी बात? खत्म रिएक्शन। छाप लो इसको भी। अच्छा, देख लो आगे क्या रहा है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जल निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए कह रहा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ बताना है मुझे। जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड बना रहे। जल में घुले हुए हैं। किसमें घुले हुए हैं? जल में घुले हुए हैं। जल्दी जल्दी देखो, जल में घुले हुए, मतलब जल में घुले हो ना तो AQ लगेगा। कौन सा लगेगा? AQ का मतलब होता है घुला हुआ, और S का मतलब तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब तो तुम्हें पता ही है। S का मतलब सॉलिड, L का मतलब लिक्विड, G का मतलब गैस। कोई दिक्कत? अच्छा, तो यहां पे देखो बेरियम क्लोराइड किसके साथ? सोडियम सल्फेट के साथ। बेरियम क्लोराइड BaCl2 किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? एक्वस। एक्वस लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ब्रैकेट में क्या लिख देना है? कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस घुला हुआ है तो एक्वस प्लस, इसके बाद बेरियम क्लोराइड के साथ कौन अभिक्रिया कर रहा है? सोडियम सल्फेट Na2SO4। और हमें क्या दे रहा है? हमें दे रहा है बेरियम सल्फेट। क्या दे रहा है? बेरियम सल्फेट। और क्या दे रहा है? सोडियम क्लोराइड। क्या दे रहा है? सोडियम क्लोराइड। आ रही है बात समझ? छाप लो इसको भी। तो तुम्हें देखो कुछ भी नहीं, और सब सब घुला हुआ होगा। यहाँ पे भी क्या होगा? AQ। यहाँ पर भी क्या होगा? AQ। इधर जगह नहीं है, समझ जाओ। उधर भी क्या है? AQ। कोई दिक्कत? कोई बड़ी बात? अच्छा, आगे क्या रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन जल में, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या है का विलयन जल में है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी विलयन किसमें है? जल में है। किसमें है? जल में। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, जल में है। जल का मतलब एक्वस प्लस, दूसरी बात कह रहा है कि और जल में है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी किसमें है? जल में। HCl भी किसमें घुला हुआ है? जल में। और क्या मिल रहा है हमें? हमें मिल रहा है करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड का विलयन मतलब NaCl बना रहे हैं, और क्या बना रहे हैं? H2O। क्या बना रहे हैं?
H2O। बात समझ आ रही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ, HCl के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और पानी बना रहे हैं, जल बना रहे हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, अब आते हैं आगे। यहां तक कोई दिक्कत, किसी को डाउट? अच्छा, अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इतने सारे रासायनिक अभिक्रिया हो रहे हैं, इतने सारे रिएक्शन, हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी अभिक्रिया किस प्रकार का है? तो इसको पता करने के लिए हमने क्या किया, उनको कैटेगरी में बांट दिया। किसमें बांट दिया? कैटेगरी में। उनका कैटेगरी बनाया। जैसे पहला कैटेगरी मैंने कहा संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहा? संयोजन। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूने का निर्माण करके अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न करता है। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड जो तुम्हें वो पीओपी मिलता है ना, उसको लाओ और क्या करो, उसको पानी में घोल दो। किसमें घोल दो? पानी में घोल दो। तो तुम्हें क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बिना बुझा हुआ चूना लाके आप इसको किसमें, पानी में घोल दो, तो आपको क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वहां पर क्या निकलेगा? हीट भी निकलेगा। कौन सी क्या निकलेगा? ऊष्मा निकलेगी। कौन सी क्या निकलेगी? ऊष्मा। तो इसको हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ऊष्माक्षेपी। जैसे इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करे, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कोई बड़ी बात? ये देखो, मार्क कर लो बाबू इसको। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करे, वो क्या कहलाती हैं? संयोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन। संयोजन का मतलब ही है जोड़। संयोजन का मतलब ही है क्या? जोड़। कहता है ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया धीमी धीमी गति से अभिक्रिया कर क्या करता है? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, इसकी पतली परत बना लेता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। आप इसकी अभिक्रिया देख सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और क्या दे रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट दे रहा है। क्या दे रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट और H2O। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसको कॉपी पे लिख लो कि हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और पानी देता है। 2-3 दिन बाद आपको दिखेगा कि वो पीओपी क्या बिल्कुल पक्का हो गया है और उस पर अलग ही चमक दिखेगी। तो वो किस कारण है? क्योंकि वहां पे क्या फॉर्म हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट। कोई बड़ी बात? अच्छा, संयोजन अभिक्रिया की और ज्यादा एग्जांपल देखो। कोयला किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। कार्बन का मतलब कोयला, कार्बन मतलब है कोयला। प्योर फॉर्म कार्बन का भी हमें जो हमारे आसपास मिल जाता है वो कोयला मिल जाता है। कोयले को हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन में जला रहे हैं। जब हम कोयले का दहन करेंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर रहा है? जल का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है? जल का निर्माण कर रहा है। आ रही है बात समझ? अच्छा, ये देखो फिर से कह रहा है कि सरल शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आ रही है बात समझ? कोई बड़ी बात? पॉइंट टू पॉइंट। मतलब इनको हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट इज नोन एज क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आ रही है बात समझ? अच्छा, अब देखो यहाँ पे बात करेगा एक ऊष्माक्षेपी रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। किसकी बात कर रहा है? ऊष्माक्षेपी। देखो कहता है कि हमने यह भी देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई, इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती हो, उसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बाबू, इसको पॉइंट बना के लिख लो। तुम्हारे को चैप्टर में कुछ और पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। आपको कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है, बस आप ये पढ़ते जाइए, आप अपने नोट्स पढ़ते जाइए, आपका काम हो गया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के कुछ अन्य उदाहरण देखो। जैसे मीथेन किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड और क्या दे रहा है? पानी। और ऊर्जा भी निकल रहा है। वहां से क्या निकल रहा है? ऊर्जा। यहां से क्या निकला? ऊर्जा लिख रहा है। क्या कहता है? क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? बिल्कुल। श्वसन क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट बाबू, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कि श्वसन कौन सी अभिक्रिया है, तो वो कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे चावल, आलू और ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर को कोशिकीय में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है।
तो ये जो ग्लूकोज है ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा? ऑक्सीजन के साथ। और क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। और जो तुम दिन भर काम कर पा रहे हो ना, जो तुम दिन भर खेल पा रहे हो, कूद पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, घूम पा रहे हो, तो वो किस कारण से कर रहे हो? यही ऊर्जा, जो वो ऊर्जा निकल रही है, वही ऊर्जा क्या है? वो किसके कारण निकल रही? ग्लूकोज जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूट रहा है। तो यहाँ पे भी ऊर्जा निकल रही है। तो ये कौन सा उदाहरण हो गया? किसका उदाहरण हो गया? ऊष्मक्षेपी उदाहरण हो गया। ऊष्मक्षेपी का उदाहरण हो गया। किसका उदाहरण हो गया? ऊष्मक्षेपी। तीसरा देखिए, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्मक्षेपी का उदाहरण है। मैं बोल रहा हूँ ना बाबू, इतना इंपॉर्टेंट है ये, इसको बस लिखते जाओ, आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन के आंसर यूं मिल जाएंगे। आपको कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, एनसीईआरटी के अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आ रही है बात समझ? साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। वहां पर भी हीट रिलीज होता है, एनर्जी वहां पर भी निकलती है। कोई दिक्कत, कोई बड़ी बात? ये सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन से रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब जिसमें हीट रिलीज हो रहा है। इन सब अभिक्रियाओं में हीट रिलीज होगा। आ रही है बात समझ? जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो जानते हैं एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक में क्या है? हीट रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है? हीट रिलीज हो रहा है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। ऊष्माक्षेपी के समझ आ गए उदाहरण। अच्छा, अब बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। संयोजन तो हो गया, संयोजन का मतलब जुड़ना, वियोजन का मतलब टूटना। अरे सिंपल बात, संयोजन में दो चीज जुड़ के एक नई चीज बना रही है, पर वियोजन में क्या हुआ? एक चीज टूटकर दो अलग अलग चीज दे रही है। जैसे यहां देखिए उदाहरण, पहला ही उदाहरण दे रखा है। क्या रहा है? जो फेरस सल्फेट है, कौन सा सल्फेट? फेरस सल्फेट है, FeSO4 हमें क्या दे रहा है? Fe2O3 और SO2 और SO3, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड हमें दे रहा है। फेरस सल्फेट जब क्या हुआ, इसको हमने हीट किया, क्या किया? हीट, गर्म किया इसको। हमने क्या किया है? गर्म किया। तो ये टूट गया किसमें? फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। किसमें टूट गया? फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। कह सकते हैं, आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। यह एक वियोजन अभिक्रिया है। यहां पर क्या किया? जैसे हमने हीट किया, वो क्या हो गया? टूट गया। क्या हो गया? टूट गया। वो छोटे छोटे उसमें टूट गया। जैसे यहाँ पे उसने Fe2O3 और हमें क्या दिया? सल्फर डाइऑक्साइड और क्या दिया? सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहां देखो ये लिखा है ना, फेरिक ऑक्साइड दिया, सल्फर डाइऑक्साइड दिया तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस दिया। कोई दिक्कत, कोई बड़ी बात? समझ आ रही है बात? अच्छा, आगे बात कर लेते हैं और उदाहरण देख लेते हैं। मैं बाबू जो उदाहरण बता रहा हूं उसको जरूर अपनी कॉपी पे नोट करते जाइएगा कि वियोजन अभिक्रिया के क्या क्या उदाहरण हैं। अच्छा, उसके बाद कहता है उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट दिख रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या हुआ? टूट गया। क्या बना? वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे? जब हमने उसको हीट किया। क्या किया? हीट किया। यहां पर भी क्या हुआ है? वियोजन हुआ है। क्या हुआ है? वियोजन। यहां पे वो टूट गया। क्या हो गया? टूट गया। तो कहता है कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे हमने हीट किया तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रोडक्ट दिया। क्या? दो उत्पाद दिया। क्या यहाँ पे कितने उत्पाद आए? दो उत्पाद। तो यहाँ पे इसका क्या हुआ? वियोजन हुआ है। इसी को हम कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये? डीकंपोजिशन रिएक्शन। बात समझ आ रही है? ये कौन सा रिएक्शन हुआ? डीकंपोजिशन रिएक्शन। जब भी एक सब्सटेंस टूटकर एक से ज्यादा प्रोडक्ट दे उसे हम क्या कहते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। कौन सा रिएक्शन कहते हैं? डीकंपोजिशन। अगला रिएक्शन है, इसी का उदाहरण वियोजन अभिक्रिया का, कहता है PbNO3 मतलब लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट जब इसको हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होगा। वहां से कैसा धुआं निकलेगा? भूरे रंग का धुआं निकलेगा। है नाइट्रोजन ऑक्साइड का धुआं है। किसका धुआं है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो लेड ऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन भी बाहर निकल जाएगा और एक भूरे रंग का धुआं निकलेगा। एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि जब हम लेड नाइट्रेट को हीट मतलब गर्म करते, मेरी बातों पे ध्यान देना, जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो वहां से क्या कहते हैं? भूरे रंग का कौन सा धुआं उत्सर्जित होता है? तो वो कौन सा गैस है? नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है। कौन सा गैस है? नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है। आ रही है बात समझ? बोलो कोई दिक्कत? आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। कहता है आगे एक और एग्जांपल कह रहा है, ये देखिए सिल्वर क्लोराइड। क्या है? सिल्वर क्लोराइड कैसे कलर का होता है? श्वेत रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? श्वेत रंग का होता है।
श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। कैसा रंग का हो जाता है वो? धूसर रंग का हो जाता है। थोड़ा अजीब लगता है। जैसे ये मेरे हाथ में ये क्या है? ये सिल्वर, यही है। अच्छा, ये इसको दिन भर धोते रहो, ये इस पे पानी है, पानी में नमक है, इस पे क्लोराइड बनता जाएगा, सिल्वर क्लोराइड बनता रहेगा। वो सिल्वर क्लोराइड वो ब्रेक होके कैसा कलर का हो जाएगा? धूसर रंग का हो जाएगा। कैसा रंग का हो जाएगा? धूसर रंग का। जैसे ये रहा सिल्वर क्लोराइड, जब सूर्य के प्रकाश में है तो क्या बना? सिल्वर और क्लोराइड। क्या बना? सिल्वर और क्लोराइड। प्रकाश की स्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण से ऐसा होता है। ये किस वजह से होता है? उसका धूसर रंग क्यों हो जाता है? क्योंकि प्रकाश में जैसे ही वो रहता है तो वो किस में टूट जाता है? सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाता है और उसका रंग बदल जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार का अभिक्रिया करेगा। सिल्वर ब्रोमाइड को भी सूर्य के प्रकाश में रखा जाएगा तो वो क्या बनेगा? सिल्वर और ब्रोमाइड। आ रही है बात समझ? ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। इस किस प्रकार की कहता है कि किस प्रकार की ऊर्जा के कारण वियोजन अभिक्रिया होती है। तो यहाँ देखो ध्यान से, कहता है कि हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित हो वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। देखो एनसीईआरटी बहुत चालू है बाबू, वो तुम्हें मेन पॉइंट को कभी कभी करती है, वो हाईलाइट नहीं करती मेन पॉइंट को, कभी कभी ऐसे ही छोड़ देती है। क्यों? वो चाहती है बच्चा ना पढ़े और बच्चा फंसे, पर तुम्हें पढ़ना है एनसीईआरटी। इसीलिए मैं बोलता हूँ पढ़ो। क्यों पढ़ो? क्योंकि एनसीईआरटी में हर एक पॉइंट दिया गया है। तो जिस जिस अभिक्रिया में आपको हीट की जरूरत पड़े, आप हीट दे रहे हैं, वो कौन सी अभिक्रिया हुई? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हुई? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। मतलब इसको हम कहते हैं इंग्लिश में एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन सब में अभी तक आपने जितनी भी वियोजन अभिक्रिया पढ़ी, क्या सब में आपने हीट दिया ही है? क्या सबको गर्म किया? बिल्कुल, आपने सबको क्या किया? गर्म किया। सबको क्या किया है? गर्म किया है। तो जिन जिन चीजों में आपने हीट का इस्तेमाल किया वो सब कौन सी रिएक्शन है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कोई बड़ी बात? अच्छा चलो आगे देखते हैं। अच्छा, कहता है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। पदार्थ X का नाम बताइए। तो आप जानते हैं वो पदार्थ कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा? ओ कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कौन सा पदार्थ है वो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऊपर एक में लिखिए X के जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। आप इसको जल के साथ जैसी अभिक्रिया क्या कहते हैं इसे? कैल्शियम ऑक्साइड। सॉरी बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। और जब हम इसको जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, जब हम इसको जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो वो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कोई दिक्कत? यहाँ क्या बन रहा है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसी को आप कहते हो बुझा हुआ चूना। कहता है आगे और एक परखनी में लगभग 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लीजिए। इसमें 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डालकर कांच की छड़ से मिलाइए। अपनी हथेली से परखनी का नीचे का सिरा छुइए। आप कैसा महसूस करते हैं? क्या अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है तथा ऊष्मा शोषी? तो आपको थोड़ा ठंडा फील होगा। कैसा फील होगा? ठंडा। वहां पे थोड़ा हीट मिला है उसको पहले ही। आ रही है बात समझ? अच्छा, आप बात करते हैं किसकी? विस्थापन अभिक्रिया। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक तरह से अगर मैं वियोजन अभिक्रिया को बोलूं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन वन कंपाउंड और वन मॉलिक्यूल डिकम्पोज इनटू वन और मोर प्रोडक्ट्स, दैट रिएक्शन इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और विस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होगा कि व्हेन अ मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम अनदर मेटल इन केमिकल रिएक्शन, दैट रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कोई भी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को विस्थापित कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण, कहता है कि आपने आयरन को लिया, बहुत इंपॉर्टेंट, आपने आयरन को लिया और किस में डाला? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला। किस में डाला आपने? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला है। तो आयरन को जब मैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालूंगा तो क्या बनेगा? आयरन सल्फेट और कॉपर बनेगा। क्या बनेगा? आयरन सल्फेट और कॉपर। लोहे की कील का रंग भूरा हो जाएगा। कैसा रंग हो जाएगा? भूरा रंग का हो जाएगा। आयरन सल्फेट बनाकर यही कैसा कलर होगा? भूरा रंग का होगा। कैसा रंग का होगा? भूरा। बहुत बार सवाल पूछा गया है कि जब आप आयरन को कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो आयरन का कलर, जो कील का वो जो कील है वो भूरे रंग की क्यों हो जाती है? वो भूरे रंग की इस वजह से हो जाती है क्योंकि उस पर कौन सी परत बन गई है? आयरन सल्फेट की परत बन गई है। किस चीज़ की परत बन गई है? आयरन सल्फेट की परत। कोई बड़ी बात? आ रही है बात समझ? अच्छा, और विस्थापन अभिक्रिया के वो देखिए, यहाँ पे देखिए, जिंक किसके साथ? कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक कॉपर को हटा के क्या बनाएगा?
जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर बाहर चले जाएगा। बोलो कोई बड़ी बात आ रही है बात समझ? अच्छा, वहीं लेड को मतलब पारा को जब मैंने क्या दी, किसके साथ अभिक्रिया कराया, कॉपर क्लोराइड के साथ, तो क्या बना PbCl2 मतलब लेड क्लोराइड, क्या बना, लेड क्लोराइड, और कॉपर बाहर हो गया। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, जिंक और लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। कैसे हैं? ज्यादा रिएक्टिव है। कैसे ज्यादा रिएक्टिव मतलब जिंक और लेड दोनों ही अभिक्रियाशील हैं, किससे, कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, मतलब वो जल्दी अभिक्रिया कर लेते हैं किसी भी चीज को, उसके साथ क्या कहते हैं, अपना क्लोराइड या सल्फेट बहुत जल्दी बना लेते हैं। अच्छा, यही कारण है ये कॉपर, वह कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, और वह कॉपर को क्या करेंगे, उसके यौगिक से विस्थापित कर देंगे। आप देखेंगे कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलीय है। इस अविलीय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कौन, सोडियम सल्फेट किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया किया तो क्या दे रहा है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड दे रहा है। क्या दे रहा है, सोडियम क्लोराइड दे रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि Ba2 पॉजिटिव, बेरियम का कौन सा चार्ज होता है, 2, और सल्फेट पे भी कौन सा चार्ज है, -2, की अभिक्रिया से बेरियम सल्फेट बनेगा। देखिए मैंने बताया था आपको, ये रहा बेरियम और ये रहा सल्फेट। बात को समझिए, इनका रेशियो कितना होगा, 1:1, 2:2, 2:2। तो बेरियम भी कितना, 1, और सल्फेट भी कितना, 1। इसी कारण से क्या बना, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का अवक्षेप का निर्माण होता है क्या कहते हैं, एक अम्ल उत्पाद एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है, जो मतलब उसी में घुला हुआ है सॉल्यूशन में। वह एक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, वह कौन सी अभिक्रिया कहलाएंगे, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहलाएंगे। कौन सी अभिक्रिया कहलाएंगे, द्वितीय विस्थापन। मतलब यहां पर क्या हुआ, दो को पदार्थ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। देखो यहाँ पे सोडियम पहले किसके साथ था, सल्फेट के साथ, अब सोडियम किसके साथ चला गया, क्लोराइड के साथ। मतलब यहाँ पे अदला बदली हो गई क्या, बिल्कुल। यहां पर क्या हुआ है, अदला बदली हो गई। तो जिन अभिक्रियाओं में अदला बदली हो जाए वो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब दोनों जगह मतलब दल बदल जाए, दोनों जगह क्या हो जाए, दल बदल जाए। इन्हें हम क्या कहेंगे, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। मतलब इंग्लिश में इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ आ रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऑन रिएक्शन इन विच टू मैटर या टू एलिमेंट डिस्प्लेस ईच अदर, दो एलिमेंट क्या करेंगे, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे। मतलब ये इसकी जगह इसने ले ली और इसकी जगह इसने ले ली। देखो ध्यान से, दोनों एक दूसरे की जगह को क्या कर दिए, चेंज कर दिए। क्या कर दिए, चेंज। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हुई, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। आ रही है बात समझ। एक बात को ध्यान रखना, जिंक तथा लेड कॉपर के अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। इसी वजह से जिंक के बर्तन या लेड के बर्तन नहीं बनाए जाते, जिंक के बर्तन नहीं बनाए जाते इसी वजह से, क्योंकि जिंक का, लेड का तो खास नहीं बनाया जाएगा, जिंक का बर्तन नहीं बनाया जाता। कभी भी जिंक का बर्तन नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि वो ज्यादा अभिक्रियाशील है किससे, कॉपर से। कॉपर भी है। आगे देखते हैं। अब उपचयन या अपचयन, उपचयन एवं अपचयन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। समझो बात को। उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन। उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन। उपचयन का मतलब ऑक्सीडेशन, इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। और अपचयन का मतलब रिडक्शन। तो उपचयन में क्या होगा, उपचयन की बात करेंगे तो हमेशा उपचयन का मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना। किसका ऐड होना, ऑक्सीजन का ऐड होना। किस चीज का ऐड होना, ऑक्सीजन का ऐड होना, उपचयन। और ये क्या है, अपचयन। देख लो, लिख लो बाबू, मैं की पॉइंट्स लिखवा देता हूं बस, कि अगर आप इसको भी पढ़ लोगे ना तो आपका काम समझो हो गया। उपचयन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का मतलब O ही नहीं, O2 O3 सब जुड़ना, एक ही बात है। यहाँ पर ऑक्सीजन का हटना, अगर ऑक्सीजन किसी से हट रहा है तो वो क्या है, अपचयन है। दूसरी बात, यहाँ पर हाइड्रोजन का हटना। किसका हटना, हाइड्रोजन का हटना। यहाँ पर किसका हटना, क्या कहते हैं, किसका लगना, हाइड्रोजन का लगना। बिल्कुल उल्टी बातें हैं दोनों। ये एक दूसरे से समझ लो, एक दूसरे से दुश्मनी है दोनों की। एक तरफ कोई काम हो रहा है तो एक तरफ कोई काम
नहीं हो रहा है। एक तरफ हो रहा है कि उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है और इधर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है। इधर उपचयन में हाइड्रोजन हट रहा है तो उधर हाइड्रोजन लग रहा है। कोई बड़ी बात समझ आ रही है। अच्छा देखो, तो उपचयन और अपचयन हमें पता चल गया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीडेशन का दूसरा क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और इसका क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा अब देखो यहाँ पे, यहाँ देखेंगे हम कॉपर ऑक्साइड, कॉपर प्लस O2, कॉपर प्लस O2 क्या बन रहा है, कॉपर प्लस O2 क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बन गया। क्या पहले कॉपर के पास ऑक्सीजन था, नहीं, उसको क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, तो इसका क्या हो गया, उपचयन हो गया। क्या हो गया, उपचयन। मेरी बात समझ आ रही है भाई, हाँ ना बोलो। अच्छा आगे बात करते हैं। और देखो कह रहा है यदि इस गर्म पदार्थ को, कॉपर ऑक्साइड जो बना है, इसको हाइड्रोजन गैस दे दोगे ना, तो तुम अभी देखोगे अगले ही पल वक्त बदल के, जज्बात बदल के, समझ लो। जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ पे उसको हाइड्रोजन दिया तो वो क्या बनाया, कॉपर अलग हो गया और वाटर अलग हो गया। क्या कॉपर से ऑक्सीजन हट गया, अरे भाई बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अपचयन। कौन सी अभिक्रिया हुई ये, अपचयन। थोड़ा समझ लो, अपचयन। कौन सी अभिक्रिया हुई, अपचयन। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन हट गया। क्या हट गया, ऑक्सीजन हट गया। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं उसे, उसका उपचयन हुआ है। क्या हुआ है, उसका उपचयन हुआ है। देखो तुम्हारे को बिल्कुल समझा रखा है यहाँ पे एनसीईआरटी में, बच्चे पढ़ते ही नहीं है, बच्चों को चाहिए बाहर से बुक। बाबू बाहर से क्या है, जो एनसीईआरटी में वो बहुत है। आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ ली तो समझो आपका बेड़ा पार। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। क्या हुआ है, उसका उपचयन हुआ है। तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास मतलब हटता है तो उसे हम अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। हाँ ना बोलो भाई, बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत। ये ऐसी छोटी छोटी बातें आपके एनसीईआरटी में सब कुछ लिखी हुई है, आप बस उस चीज को ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं। उसको पढ़िए, आपको समझ आएगा। उसको लिखिए। मैं जो ये लाइन अंडर करवा रहा हूँ, लाइन अंडर करवा रहा हूँ ना, ये सारी चीजें, ये इतना इंपॉर्टेंट है ना बाबू। अगर आपने इसको पढ़ लिया ना तो आपको बाहर से बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसी एक बार पूरा एनसीईआरटी पढ़ जाइए, खा जाइए, आपको फिर बाहर से कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या कहते हैं, सीबीएसई एग्जाम लीजिए, बिहार बोर्ड लीजिए, आप कहीं भी बैठिए, एसएससी जीडी दीजिए, यूपीएससी दीजिए, सब दे दीजिएगा आप। बस आप एनसीईआरटी को थोड़ा अच्छे से पढ़िए। इसके बाद बात आती है एक अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स। कहता है अभिक्रिया, इस वाले अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। तो यहाँ पे उपचयित हो रहा है, मतलब कॉपर को क्या हो गया, ऑक्सीजन कॉपर से हटा लिया क्या, अरे भाई ऑक्सीजन का इसके साथ झोल कर दिया। ऑक्सीजन को क्या हो गया, हाइड्रोजन ले गया। कौन ले गया, हाइड्रोजन। तो इसका अपचयन हो गया। क्या हो गया, अपचयन। पर हाइड्रोजन को तो ऑक्सीजन मिला, वाह भाई वाह, खुश है बुरा, कह रहा भाई मुझे ऑक्सीजन मिल गया। तो अगर इसको ऑक्सीजन मिल गया तो इसका क्या हो गया, उपचयन हो गया। क्या हो गया, उपचयन। यहाँ लिखा है उपचयन और इसका क्या हुआ है, अपचयन। कहता है कि अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित या दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, इन अभिक्रिया को उपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो जिन अभिक्रियाओं में अपचयन और उपचयन दोनों चीज हो, उस अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स। जैसे एक और उदाहरण देखिए, जिंक ऑक्साइड किसके साथ, कार्बन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। किसके साथ, कार्बन के साथ। जब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है ना तो क्या बनता है, जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देखो जिंक से ऑक्सीजन हट गया, जिंक से ऑक्सीजन हट गया, पर कार्बन को ऑक्सीजन मिल गया। तो यहाँ पे जिंक का तो क्या हुआ, जिंक का क्या हुआ, अपचयन हुआ। क्या हुआ, अपचयन हुआ। ये वाला पार्ट अपचयन हुआ, ये वाला पार्ट अपचयन हुआ। पर यही अगर मैं कार्बन का देखूं तो कार्बन का पार्ट क्या हुआ, उपचयन हो गया। भाई उसको ऑक्सीजन मिल गया, वो खुश है, उसको ऑक्सीजन मिल गया। पर जिंक से ऑक्सीजन हट गया, जो दुखी हो गया तो बेचारा अपचयन। क्या हो गया, अपचयन। अच्छा एक और उदाहरण देख लो फटाफट। दूसरा उदाहरण है मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने क्या किसके साथ अभिक्रिया कराया, HCl के साथ। किसके साथ अभिक्रिया कराया, HCl के साथ। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हुआ, यहाँ से हम देख रहे हैं मैग्नीशियम ने क्या बनाया, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया। क्या बनाया, मैग्नीशियम क्लोराइड। और हाइड्रोजन ने क्या बनाया, हाइड्रोजन किसे Cl हटके क्या मिल गया, उसको ऑक्सीजन मिल गया। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है। क्या, बिल्कुल बात बिल्कुल सही। हाइड्रोजन का क्या हुआ यहाँ पर, अपचयन, उपचयन हुआ। क्या हुआ, उपचयन, उसको ऑक्सीजन मिल गया। और यहाँ पे मैग्नीशियम का क्या हुआ, अपचयन हुआ। क्या हुआ है, अपचयन। आप देख सकते हो क्योंकि उससे ऑक्सीजन हट चुका है, उससे ऑक्सीजन हट गया, मैंगनीज से ऑक्सीजन हट गया और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया। बोलो ये सब अब किसके उदाहरण है, रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण है। अच्छा
कहता है ऊपर के उदाहरणों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात कही गई है एनसीईआरटी में, पर बच्चा ये क्यों पढ़ेगा, उसको तो भाई एक्स्ट्रा बुक लेनी है। अरे एनसीईआरटी तो पढ़ लो एक बार। कहता है कि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो। लो भाई बात कह दी फैक्ट वाली। अच्छा, कहता है पदार्थ का अपचयन कब होगा, जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। जब उसमें हाइड्रोजन जुड़ जाएगा या उससे ऑक्सीजन हट जाएगा ना, तो वो कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। बात समझ आ रही है? उपचयन का मतलब ऑक्सीजन जुड़ा और हाइड्रोजन हट गया, दोनों बातें हैं बाबू, एक बात नहीं है, दोनों बातें। अच्छा, इसके बाद बात आती है क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया और उसके प्रभाव देखे? बिल्कुल। संक्षारण का मतलब है क्या है, कहता है कि आप देखेंगे जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तब यह संक्षारित होता है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्षारण। देख लो, दिख रहा होगा। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण। मतलब जब भी ये किसी भी, मतलब हम धातु को छोड़ देते हैं, जैसे लोहे को आप छोड़ दो, क्या कहते हैं, रात भर छोड़ दो ठंड में, दो चार दिन बाद देखोगे उस पर थोड़ा जंग लग जाता है। क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। तो वो कौन सी अभिक्रिया हुई वहां पर, कौन सी अभिक्रिया हुई है, ऑक्सीडेशन, उपचयन हुआ, और उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्षारण। वहां पे संक्षारित हो गया, वो धातु क्या हो गया, संक्षारित हो गया, मतलब एक तरह से जंग लग गया उस पर। क्या लग गया, जंग। संक्षारण के कारण कांच के कार के ढांचे, पुल, लोहे के रेलिंग, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। लोहे के संचारण एक गंभीर समस्या है, इस बात को समझो। ये बहुत बार पूछ सकता है कि आप संचारण से क्या क्या नुकसान है, तो संचारण से क्या क्या नुकसान है, बहुत सारे नुकसान। पुल वगैरह धीरे धीरे खराब होता है। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना भी संचारण का उदाहरण है। बाबू ये बात कोई नहीं बताएगा, तुम किसी कोचिंग में जाओगे कोई नहीं बताएगा ये बात की ये भी चीजें संचारण के उदाहरण है। पर देखो एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है कि संचारण का उदाहरण क्या है, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संचारण का अन्य उदाहरण है। बात समझ आ रही है? जल्दी करते हैं इसको। और देखिए लास्ट टॉपिक है विकृत गंधिता। क्या है, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता को कुछ इस प्रकार समझिए, वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री लंबे समय तक रहा जाता है तो तब उसका क्या होता है, उसका स्वाद गंध कैसा हो जाता है, तो वहां पे क्या हो जाता है, बदल जाता है। कैसा हो जाता है, बदल जाता है। उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद या गंध बदल जाते हैं। प्राय तेलीय वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको बचाने के लिए हम क्या कहते हैं, उसमें क्या कहते हैं, और दूसरे गैस वगैरह ऐड करते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ देखो उदाहरण, कहेगा चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे सक्रिय गैस डालते हैं ताकि चिप्स का क्या कहते हैं, उपचयन ना हो। तो हम चीज़ों को बचाने के लिए क्या करते हैं, गैस वगैरह डालते हैं। आप कोई भी तेल वाली चीज़ देखिए, एक दिन रख दीजिए, अगले दिन देखिए उसमें से अलग स्मेल आती कि नहीं आती। तो वो स्मेल किस कारण होती है, वो होती है विकृत गंधिता। किस कारण हो जाती है, वो उपचयित हो जाती है। क्या हो जाती है, उपचयित हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। मैं सुभाष, इस क्लास को आज यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।